सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज मैं स्ट्रैटेजी मैंने बता दी, टाइम टेबल बता दिया। चूँकि अब टाइम कम है, अगर एंड सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ गया तो आप उस टाइम पे आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, आपको ये समझ आना चाहिए कि बुक्स तो हैं, लेकिन कुछ लोग आपके आसपास ऐसे लोग भी हैं जो अपनी स्किल को दिखा के या फिर अपने आपका जो पढ़ाने का एक तरीका है उसका यूज़ करके आप तक बहुत अच्छी चीज़ें पहुंचा सकते हैं। और आई थिंक कि मैं अच्छे से पढ़ा लेती हूँ। आज हम बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए दहेज प्रतिषेध अधिनियम। यहाँ पे ना सिर्फ मैं आपको पढ़ाऊँगी, ना सिर्फ मैं इसका कंटेंट दूँगी, बल्कि मैं इसके अंतर्गत जितनी धाराएँ हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मैं रटवाने की पूरी कोशिश करूँगी। और जितने भी मेंटोरशिप की लड़कियाँ हैं या जितनी भी फीमेल एस्पिरेंट हैं, यहाँ पे आके आप लोग ज़रूर बताना कैसा लगा। और जो 4-5 दिन से आपकी क्लासेस चल रही हैं उसके लिए भी बताना कि आपको क्लास में मज़ा आ रहा है या नहीं, आप मोटिवेटेड हो कि नहीं, और फुल ऑन एकदम फायर में हो कि नहीं हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 426 पोस्ट में से एक एक आप सभी को लेना है। स्टार्ट करते हैं महिला सुपरवाइज़र के लिए। आज एक टॉपिक है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे से करवाने वाली हूँ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं बताती चलती हूँ कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में कब लाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1961। तो पहला सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ, धाराएं रटवा देती हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन भी बताऊँगी। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लाया गया। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि आखिर ये है क्या। देखो, दहेज का मतलब क्या होता है, जैसे घर में शादी होती है, एक कोई लड़का है और एक कोई लड़की है। अगर लड़की के घर वालों ने कुछ कैश दिया या फिर कोई ऐसा उपहार दिया, कुछ भी अपने तरीके से गिफ्ट दिए अपने हिसाब से बिना किसी डिमांड के, तो उसको दहेज नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए प्लस एक कार की इन्होंने डिमांड की और उसके बाद ये इन्होंने लड़की वालों ने या लड़की की फैमिली ने इस डिमांड की पूर्ति की, यानी कि 10 लाख उन्होंने दे दिए कैश और एक कार को दे दिया, किस पे, डिमांड पे, लड़के वालों की डिमांड पे, तब ये दहेज कहलाएगा। और इसी दहेज के चक्कर में कई लोग जब डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं, शादी वादी हो जाती है, तो लड़कियों के साथ हिंसा की जाती है। लड़कियों को गाली गलौज, एक हिंसा होती है कि आप हाथ पैर चलाओ और दूसरी हिंसा होती है आप मुँह चलाओ, मुँह से गाली गलौज करना, लड़की को बुरा भला कहना कि इसके घर वालों ने मतलब थोड़ा सा दहेज, मतलब थोड़ा सा पैसा भी नहीं दे पाए, कार तक नहीं दे पाए, या तो लड़की को प्रताड़ित करना, लड़की के साथ मारपीट करना, लड़की को इवन जला देना। बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं। तब भारत में 1961 में, सन 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कि अगर किसी के बारे में, अगर महिला लड़की वालों ने दहेज को लेके किसी भी लड़के वालों के ऊपर या किसी भी घर के ऊपर, किसी भी लड़के के ऊपर या उसके घर वालों के ऊपर कोई भी ऐसा केस या फिर कोई भी एफआईआर दहेज के लिए करती है, तो इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत इनकी जितनी धाराएं हैं उसी के तहत जुर्माना लगेगा और उसी के तहत उनको जेल की सजा होगी। तो इसलिए दहेज पर रोक लगाने के लिए पूरा दहेज प्रतिषेध अधिनियम लाया गया था। ठीक है, अब दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, जितने भी फैक्ट्स हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले 1961 में इसकी शुरुआत हुई और इसमें टोटल धाराएं, जब 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को लाया गया तब वहाँ पे कितनी धाराएं थीं, टोटल धारा कितनी थी, 10 थी। अब यहाँ पे याद करो, मतलब आप लिंक करो दहेज दा और 10 से दा, यानी कि 10 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितनी धाराएं थी, 10 धाराएं थी। ठीक है, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिनियम में एक बारी संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है, 2004 में। एक संशोधन हुआ 2004 में, याद रखना है, पूछा जा सकता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम संशोधन कब हुआ, तो 2004 में। और संशोधन के बाद कितनी धाराएं हो गई, तो 13। पहले 10 धाराएं थी और संशोधन के बाद 13 धाराएं। दहेज दा और 10 दा से दा और 10 से दा। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 10 धाराएं थी, संशोधन हुआ 2004 में, तो टोटल 13 धाराएं हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जितने भी 10 धाराएं हैं इनको हमें याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाएगा सीधे कि धारा 1 के तहत क्या है, या फिर दहेज मांगने वाले पर जब जुर्माना लगाया जाता है तो वो किस धारा के तहत, या दहेज को पूर्ति करने वाले, दहेज की पूर्ति करने वाले, अगर लड़के वालों ने मांगा तो ये एक जुर्माना, ये एक अपराध है। लेकिन अगर लड़की वाले ने उनकी मांग को पूरा किया तो लड़की वालों ने भी एक अपराध किया है। तो लड़की वाले जब अब ये अपराध करते हैं तो उसके तहत उन पर जुर्माना या उनको जेल की सज़ा होती है, किस धारा के तहत। तो इस तरीके से आपको धाराएँ पूछी जाती है, तो पूरा मैं रटवाने की पूरी कोशिश करूँगी। अब जब किसी भी अधिनियम के बारे में, किसी भी अधिनियम के बारे में आपसे कुछ भी पूछा जाता है, सुनिए, किसी भी अधिनियम के बारे में जब आप पढ़ते हो तो पहले शुरुआत में ही सबसे पहले क्या बोला जाता है, पूरा नाम बताया जाता है कि इस दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पूरा नाम क्या है। तो धारा 1 में बताया गया है इस अधिनियम का पूरा नाम। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगी, इसका विस्तार और इसका प्रारंभ। ठीक है, तो धारा 1 में शुरुआत है, धारा 1 मतलब पहली धारा है, तो पहली धारा में ही पूरा नाम बता दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार किस धारा के अंतर्गत बताया है, धारा 1 के तहत। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पूरा नाम किस धारा के अंतर्गत है, धारा 1 के तहत। या दहेज प्रतिषेध अधिनियम का प्रारंभ कब किया गया, तो धारा 1। तो सिंपल सा है, और ये सभी अधिनियम में आप देखोगे, चाहे आप बाल अधिकार अधिनियम, कोई भी आप अधिकार देखोगे, या फिर घरेलू हिंसा अधिनियम, तो आप किसी भी हिंसा प्रतिषेध अधिनियम, किसी भी अधिनियम के बारे में जब आप देखोगे तो धारा 1 में सभी में आपको यही मिलेगा कि पूरा नाम, उसका विस्तार और उसका प्रारंभ। विस्तार पूरे भारत में है, अब जम्मू कश्मीर में भी हो चुका है। पूरा नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। प्रारंभ
कब से हुआ? 1961 में। अब धारा 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। धारा 2 में क्या बताया जा रहा है? परिभाषा। सभी लोग नोट्स बनाते चलें, ठीक है। और मेंटोरशिप वालों को तो मैं अभी अच्छे से पूरा करवाऊंगी। ये एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि डेमो है, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें, देखो मेंटोरशिप का मतलब ये होता है कि पूरा मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। कभी मेंटोरशिप में कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैंने बोला है कि जहाँ जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होगा, ICMR रिपोर्ट्स पढ़ने में, या फिर कोई भी आपको जितने भी अधिनियम है उनको रटने में दिक्कत हो रही है, जितने भी योजना है उनको रटने में दिक्कत हो रही है, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं रटवाऊँगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको मेंटोरशिप हमारा ज्वाइन करना है, 3-4 दिन की क्लासेस हो चुकी हैं, रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। डाउनलोड करिए एप्लीकेशन स्टडी विथ प्राची परिहार, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करिए, कोर्स वहाँ से जाके ले सकते हैं, ठीक है। तो धारा 2 में परिभाषा है। धारा 2 में परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? दहेज की परिभाषा है। लड़के वाले मांग करते हैं दहेज 2। लड़के वाले क्या मांग करते हैं? दहेज 2। तो दहेज की परिभाषा हमको जानना चाहिए। दहेज 2, और 2 में ही परिभाषा है, ठीक है। धारा 2 में क्या है? परिभाषा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दहेज की परिभाषा किस धारा के तहत बताई गई है? तो 2, दहेज 2। क्या बोलते हैं लड़के वाले? दहेज 2, यानी दहेज की परिभाषा धारा 2 में बताई गई है, ठीक है। तो दहेज की परिभाषा दहेज 2, लड़के वाले क्या बोलते हैं? दहेज 2। तो दहेज की परिभाषा कहाँ बताई गई है? धारा 2 में बताई गई है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद है धारा 3 और धारा 4, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि अपराध करने वाला से ज़्यादा जो हम साथ देते हैं अपराध को स्वीकार करने वाला। अगर मैं मान लो अस्पृश्यता का शिकार हो रही हूँ, कोई छुआछूत कर रहा है और मैं उसे सहन कर रही हूँ कि मेरे साथ अस्पृश्यता का शिकार, मतलब अस्पृश्यता लोग कर रहे हैं, मेरे साथ छुआछूत कर रहे हैं, जाति पात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको सहन कर रही हूँ, मैं किसी से शिकायत नहीं कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा बड़ी अपराधी हो जाऊँगी। तो इसी तरीके से धारा 3 में किसके ऊपर जुर्माना और किसको जेल की सज़ा सुनाई गई है उसके बारे में सुनिए। थोड़ा सा मे भी सुनने में आपको अटपटा लगे। तो धारा 3 में क्या बताया गया है कि दहेज देने वाले पर जुर्माना, ठीक है। दहेज देने वाले पर जुर्माना, दहेज देने वाले पे। अब देने वाले पर जुर्माना, अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि सिर्फ लड़की वाले ही दें। हो सकता है कभी कभी लड़के वाले डिमांड कर देते हैं, कभी ऐसा होता भी है लड़के वाले डिमांड कर देते हैं तो लड़के वाले देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये आपको प्रोस्पेक्टिव लेके नहीं चलना है कि लड़की वाले ही हमेशा देते हैं दहेज और लड़के वाले ही मांगते हैं। कभी एक्सेप्शनल केस भी देखने को मिल जाता है कि लड़कियों की तरफ से डिमांड की जाती है, लड़के वाले फुलफिल करते हैं। तो दहेज देने वाले पर जुर्माना, कितना जुर्माना होता है ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपसे ये पूछा जाएगा कि दहेज देने वाले पर जुर्माना किस धारा के तहत लगाया गया है? तो धारा 3। अब 3 को जब आप 3 बनाते हो तो आप देखो ये पूरा जब फिल करोगे तो ये हार्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ये 3, एक ये हार्ट बन रहा है। हार्ट मतलब दिल बन रहा है हमारा। तो लड़की वाले दहेज दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि कहीं लड़की का दिल ना टूट जाए कि उसकी शादी कैंसिल हो जाएगी। मैं सिर्फ लिंक करने के लिए बता रही हूँ, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। 3 मतलब कि ये देखो दहेज, धारा 3 से हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हार्ट बन रहा है। सिर्फ मैं लिंक करने के लिए बता रही हूँ, कभी भूलेगा नहीं आपको, एक बार सुन लेंगे आप तो, ठीक है। 1-2 बार फिर बाद में रिवीजन कर लेना। तो 3 से हार्ट बन रहा है, हार्ट मतलब दिल, और दिल ना टूटे इसलिए लड़की वाले बेचारे मजबूरी बस दहेज को दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपराध तो किया ही है, इसलिए दहेज देने वालों पर भी जुर्माना लगता है। दहेज देने वालों पर कितना जुर्माना लगता है? 1 मिनट। तो दहेज देने वालों पर 15,000, ये 15K यानी 15,000 का जुर्माना पैसा इनको भरना पड़ेगा। साथ में 5 साल की सज़ा होती है, ठीक है। धारा 3 के तहत दहेज देने वालों पर जुर्माना लगता है, 15,000 का जुर्माना लगता है, साथ में 5 साल की इनको सज़ा मिलती है। तो धारा 3 में सज़ा है किसके बारे में? किसकी सज़ा है? दहेज देने वालों का। अब धारा 4 की बात करूँ मैं। अब धारा 4 में है कि 4 यानी कि हमने चारों बार, हर बार, चारों बार 4, धारा 4 यानी कि चारों टाइम, 4 टाइम होता है ना, सुबह सवेरे दोपहर शाम। तो धारा 4 में चारों टाइम लड़के वालों ने क्या किया? दहेज को मांगा। तो दहेज मांगने वाले पर जुर्माना और जेल की सज़ा होती है। कितने टाइम के लिए सज़ा होती है? तो 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक। वो दहेज की जितनी डिमांड होती है या फिर जितनी क्वांटिटी होती है उस हिसाब से उनको जेल की सज़ा होती है, ठीक है। तो 6 महीने से लेकर, ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है। दहेज देने वालों पर मैंने कितना बताया था? 5 वर्ष की सज़ा, लेकिन दहेज मांगने वालों को 6 महीने से लेकर 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है। साथ में जुर्माना 10,000 का लगता है। दहेज मांगने वालों पर जुर्माना 10,000 का और दहेज देने वालों पर जुर्माना 15,000 का। दोनों को कंपेयर करके याद रखना। पहले देने वालों पर धारा 3 के तहत 3 से दिल बनता है, ये देखो दिल बन गया, तो दिल ना टूटे लड़की के इसलिए वो दे रहे हैं, तो दहेज देने वालों पर 3 के तहत, और चारों टाइम वो मांग रहे हैं तो धारा 4 से मांगने वालों पर जुर्माना लग रहा है। दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड, उसमें देने वालों पर 5 वर्ष की सज़ा और मांगने वालों पर 6 महीने से 2 वर्ष की सज़ा। देने वालों पर 15,000 का जुर्माना और मांगने वालों पर धारा 4 के तहत 10,000 का जुर्माना लग रहा है। तो आपको बार बार जब पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं।
अब धारा 4 हमने पढ़ लिया। धारा 4A या धारा 4 के तहत क्या है कि विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट देने पर भी प्रतिबंध है। जैसे कि हमेशा हम ये देखते हैं कि किसी लड़की की शादी हो चुकी होती है, फिर वो विडो हो जाती है या विधवा हो जाती है, तो उसके घर वाले, क्योंकि ना हमारा भारतीय समाज इतना पिछड़ा हुआ है, इतनी गंदगी भरी है लोगों के समाज में कि लोग किसी विडो से या विधवा से शादी करना नहीं चाहते हैं, तो घर वालों को मजबूरन कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है या फिर कुछ ऐसा लोभ या प्रलोभन देना पड़ता है कि हमारी लड़की से शादी करें, लड़के की फलाना योग्यता होनी चाहिए, बिजनेसमैन होना चाहिए या फिर फलाना जॉब होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होना चाहिए, हम आपको एक पूरा फ्लैट दे देंगे या फिर हम आपको पूरी कार दे देंगे। तो इस तरीके का प्रलोभन या एडवर्टीजमेंट दिया जाता है लड़की वालों की तरफ से या फिर कभी हो सकता है लड़के वालों की तरफ से। तो धारा 4 में इस प्रलोभन या इस एडवर्टीजमेंट या फिर बोल सकते हैं इस विज्ञापन पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। क्या लगाया गया है? प्रतिबंध, यानी रोका गया है कि इस तरीके के जो असामाजिक तत्व है या असामाजिक जो विज्ञापन है नहीं लगाए जाने चाहिए। ठीक है, तो धारा 4 में क्या हमने बताया कि दहेज मांगने वालों पर जुर्माना कितने का, 10,000 रुपये का और 6 महीने से 2 वर्ष की सजा। लेकिन धारा 4 में विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस प्रकार का विज्ञापन मैंने बता दिया है। साथ में धारा 4 या बी, धारा 4 ये मैंने कहा या फिर ए इंग्लिश में बोलेंगे, और धारा 4 या फिर इंग्लिश में धारा 4 बी। इसमें क्या किया है कि जो विज्ञापन जारी करते हैं, ठीक है, जो विज्ञापन जारी करते हैं उन पे 15,000 का जुर्माना, साथ में 5 वर्ष की सज़ा। ठीक है, तो इन पे धारा 4 में विज्ञापन पर प्रतिबंध और धारा 4 में जो विज्ञापन देते हैं, जो एडवर्टीजमेंट देते हैं, उन पे 15,000 का जुर्माना तथा 5 वर्ष की सज़ा सुनाई जाती है। ठीक है, अब देखो, जब शादियां होती हैं तो कभी कभी लड़के वाले जब डिमांड करते हैं तो उनको बिलीव नहीं होता है लड़की वालों पे कि शादी अगर हो गई और मुकर गए तो वो क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं आपस में, लड़की और लड़के वाले समझौता करते हैं कि ठीक है शादी तो हम कर लेंगे लेकिन आप इस पे साइन करिए, इस पेज में साइन करिए, उसमें लिखा रहता है कि फलाना रुपए या फिर इतना उपहार या तो कार के रूप में या तो कुछ भी, और यहाँ पे हम आपको शादी के तुरंत बाद 1 महीने के अंदर हम एक कार और 15 लाख रुपये देंगे। तो ये एक होता है समझौता या करार। तो धारा 5 में इस तरीके के जो असामाजिक करार होते हैं या फिर असामाजिक जो समझौता होता है उसका शून्य होना, यानी कि इस प्रकार के समझौते या इस प्रकार के जो करार होते हैं वो लीगली नहीं होते हैं। ये क्यों लगाया गया? अब मान लो कोई लड़की और लड़का शादी करना चाहते हैं आपस में, लेकिन लड़के वालों की तरफ से डिमांड है और लड़के वाले उस डिमांड को तुरंत फुलफिल नहीं करते हैं, तो प्रॉपर एक कागज़ में या फिर एक तरीके का डॉक्यूमेंट वो बनवाते हैं और वहाँ पे साइन करते हैं, कौन? लड़की वाले, कि ठीक है भाई हम 1 महीने के अंदर दे देंगे। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर वो इस करार को, लड़की वाले इस करार को, इस समझौता को मानने से नकारते हैं तो उन पर कोई लीगली एक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट का अपने आप में कोई रोल नहीं, ये अपने आप में शून्य है। ठीक है, क्योंकि धारा 5 के तहत ये अपने आप में पूरा जो समझौता है वो शून्य है, नगण्य है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए धारा 5 में इसको शून्य करार दिया गया है कि इस तरीके का समझौते की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। ठीक है, फिर धारा 6 में अगर हम आए, धारा 6 की अगर धारा 6 में जैसे दहेज दिया जाता है कि कोई भी घर में किसी लड़की के घर में दहेज देते हैं तो वो ये बोलते हैं कि ठीक है भाई महिला के लिए, उस लड़की के लिए और उसके होने वाले बच्चों के लिए। तो धारा 6 में एक दहेज का या फिर एक उपहार स्वरूप जो भी दिया जाता है वो उस महिला के लिए या पर्टिकुलर उस लड़की के लिए और उसके होने वाले बच्चों के लिए दिया जाता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर धारा 7 में चलते हैं। अब धारा 7 में क्या है? अपराध का संज्ञान। अपराध का, अभी मैं बताऊंगी इसको, अपराध का संज्ञान। ठीक है, इसको मैं अलग से पेज में बता देती हूँ, 1 मिनट। धारा 7 में है अपराध का संज्ञान। अब मान लो किसी भी लड़की के घर से दहेज आया लेकिन उसकी अप्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई, या तो उसकी सुसाइडल मृत्यु हुई है या तो एक्सीडेंटल मृत्यु हुई, यानी कि उसकी एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हुई, सुसाइड कर लिया उसने, या फिर किसी भी तरीके से ब्लास्ट हो गया किचन में, ठीक है, गैस लीक होने की वजह से, बहुत सारे ऐसे अप्राकृतिक रूप से तरीके से अगर लड़की की मृत्यु हो गई है और उसने संपत्ति में बहुत सारा सोना चांदी रुपया और गाड़ी वगैरह लेके आई है, तो कभी कभी ऐसा हम देखते हैं, हमेशा न्यूज़पेपर में सुनते हैं कि दहेज के लिए या फिर दहेज के पैसे को अपनाने के लिए लड़की की हुई या बहू की किए इन्होंने सास ससुर ने सब ने मिलकर मृत्यु मतलब कि घोषित कर दिया या फिर किसी भी तरीके से उसको मार डाला गया, मर्डर कर दिया गया। तो इसीलिए ये धारा 7 लाया गया है कि अपराध का संज्ञान, अगर इस तरीके की किसी भी महिला की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है तो जो भी संपत्ति उसके पास है, यानी उसके मायके से जो गया है या फिर उसके पास जो भी संपत्ति उसके नाम पे, जो भी ज़मीन जायदाद प्लॉट्स या फिर उसके नाम पे कोई भी कार है, जो भी संपत्ति उसकी है, तो या तो उसके माँ बाप को, यानी उसके जो असली माँ बाप हैं, ठीक है, असली जो माँ बाप हैं, असली माँ बाप मतलब जो उनके मम्मी पापा हैं, लड़की के जो मम्मी पापा हैं, या तो उनके बच्चों को, ठीक है, दिया जाएगा। उनके ससुराल वालों में या उनके हस्बैंड का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। ये किसमें बोली गई है? धारा 7 में। अब इसको हम रटे कैसे हम याद रखें इसको? तो धारा 7, अब 7 से आप याद रखो लिंक करने के लिए कि 7 कौन रहता है हमेशा? या तो लड़की के माँ बाप रहते हैं या लड़की के बच्चे, 7 रहते हैं। इसीलिए लड़की की मृत्यु के बाद जो उसकी संपत्ति का बंटवारा है या तो उनके माँ बाप को कर दिया जाता है या तो उनके बच्चों को। 7 से 7 कौन रहता है? 7 माँ बाप और बच्चे। तो माँ बाप और बच्चे को ही उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा देते हैं। ठीक है, करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है धारा 8।
तो धारा 8 में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। किसकी? दहेज प्रतिषेध अधिकारी। जो दहेज होते हैं, जो दहेज दिए जाते हैं, उन पे जो रोक लगाने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। किस धारा के तहत? धारा 8 के तहत। 8 मतलब ठाट बाट, 8 मतलब ठाट बाट, यानी कि भाई किसी अधिकारी के ही ठाट बाट होते हैं। तो आप याद रखना कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाएगी? ठाट बाट के तहत, यानी धारा 8 के तहत। और नियुक्ति कौन करता है? इसके तहत नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। किस धारा के तहत? तो धारा 8 के तहत। और धारा खा में, मतलब धारा 8 खा में क्या बताया गया कि इस अधिकारी को पुलिस अधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है। पुलिस अधिकारी की शक्ति, यानी कि जो पुलिस के जो अधिकारी होते हैं बड़े बड़े, उनकी शक्ति प्रदान की जाती है धारा 8 खा में। फिर धारा 8(4) में क्या बताया गया है कि एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। इसी दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए, इसको दहेज के बढ़ावा को रोकने के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है। किसके तहत? धारा 8(4). तो आपसे पूछा जाएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज बढ़ावा को रोकने हेतु सलाहकार बोर्ड का अधिनियम किस धारा के तहत किया जाता है? तो धारा 8(4) के तहत। धारा 8(4). 4 मतलब कि 4 लोग जब सलाह देंगे तो 4 लोग मिलकर सलाह देंगे, तो सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा धारा 8(4) के तहत। ठीक है, अब देखो धारा 9 और 10 दो हमारे लास्ट धाराएं बची हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है हमारा, उस पर कुछ अलग से अगर कानून बनाना हो, कुछ अलग से कुछ और कानून बनाना हो, तो उसमें किसका अधिकार है? तो धारा 9 में बोला गया है भाई केंद्र सरकार का अधिकार है। धारा 9 में बोला गया है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुछ और कानून बनाने का अधिकार किसका है? तो धारा 9 के हिसाब से केंद्र का और धारा 10 के हिसाब से राज्य सरकार का। ठीक है, तो अपने अपने यहाँ पे अधिकार दिए गए हैं। पूछा जाएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को किस धारा के तहत दिया गया? तो केंद्र सरकार 9 और 10 यानी राज्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि धारा 9 में केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कानून बनाने का, और धारा 10 में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके मैंने 10 लगभग, मुझे लगता है कि बहुत ही कम टाइम में, इतने कम टाइम में आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था ही नहीं है। ठीक है, तो 10 की 10 मैंने धाराएं बता दी हैं, आपको बेसिक बता दिया है कि 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। 10 धाराएं थी, संशोधन हुआ कब? 2004 में, और तब जाके 13 धाराएं हो गई। धारा 1 में क्या है? 2 में परिभाषा है, दहेज की परिभाषा। दहेज को मैंने बोला दहेज 2, तो 2 से दहेज की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। फिर दहेज देने वाले पर धारा 3 के तहत, 3 से बताया मैंने दिल करके, तो देने वाले पर, ठीक है, क्योंकि लड़की वाले नहीं चाहते कि लड़की का दिल टूटे, तो उन्होंने दहेज दिया, तो देने वालों पर जुर्माना 15,000 का जुर्माना, 5 वर्ष की सज़ा। फिर 4 से चारों टाइम वो मांगते हैं, लड़के वाले दहेज मांगते हैं चारों टाइम, धारा 4 यानी चारों टाइम लड़के वाले मांगते हैं, तो मांगने वालों पर भी 10,000 का जुर्माना 10 के, और लगभग 6 महीने से 2 साल के बीच का उनको जेल की सज़ा होती है। इस तरीके से मैंने 4 सारी धाराएं आपको रटवाने की कोशिश की हैं। आप लोग वैसे तो कमेंट वगैरह करते नहीं हो कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।